सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका रिवीजन, ठीक है। और छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ क्या कि आज थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास इस टाइम इसके नोट्स नहीं है जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये कराऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। अब मैं आपको बहुत तेज़ी से स्टार्ट कराता हूँ। एक एक चैप्टर में मैंने आपके लिए एक एक पेज में मैंने आपके लिए एक एक चैप्टर खत्म करा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भाई कंसंट्रेशन टर्म के साथ, ठीक है। आओ तीन पहले हम पढ़ते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। देखो यार, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अच्छा जी, और यहाँ वेट बाय वेट है तो भाई यहाँ पे वेट बाय वेट आ जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम है तो भाई वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा जी, और सुनते जाना भी आराम से। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या भाई परसेंटेज है ना, तो भाई आप लगा दोगे यहाँ पे 100, 100 और 100, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि भाई ये जो वेट है ये होता है ग्राम के अंदर, और भाई ये जो वॉल्यूम होता है ये होता है ml के अंदर, ठीक है। समझ गए, ठीक है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है। भाई अगर लेट से आप अज्यूम करोगे एक सोल्यूशन है, इसके अंदर ए है एक सॉल्वेंट और बी है एक सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वी क्या होगा, मोल ऑफ वी अपॉन टोटल मोल्स, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और मैं आपसे बात करता हूँ मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज़ को मैं देखो सॉल्यूट को बोल देता हूँ बी, है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि ए प्लस बी सोल्यूशन हो जाएगा। और भाई ये चाहिए अपने को लीटर में, तो मैंने यहाँ पे लीटर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पीपीएम में क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, देखा पार्ट्स पर मिलियन होता है भाई। मिलियन का मतलब क्या होता है भाई, 10 की पावर 6, खत्म, है ना। इसी की तरह भाई होता है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होता है भाई, 10 की पावर, अगर हम यहाँ पे 9 कर दोगे देखो, है ना, तो आपका पार्ट्स पर बिलियन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यार, हम लोग मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मेलिटी के बारे में। देखो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो तो ठीक है भैया, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट अभी आप एक बात समझो कि नॉर्मेलिटी का भी वाला फॉर्मूला याद मत करो यार। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला याद करें, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अच्छा, अब जो करें एन फैक्टर क्या है, मोलैरिटी तो आपको पता है, मोलैरिटी आपको ऑलरेडी पता है बेटा। ये एन फैक्टर क्या है, देखो समझना, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है H प्लस आयन इन द सोल्यूशन, है ना। अगर एक सोल्यूशन है, लेट से एक सोल्यूशन है, आपने उसके अंदर HCl डाल दिया, है ना, तो भाई यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा 1, क्यों, बिकॉज इसके अंदर से कितने H प्लस आयन निकले, तो भाई वो निकले 1, है ना, सॉरी, तो वो बेसिकली अपने 1 निकले। समझ गए इस बात को, है ना, ऐसे करके आपको करना है। अच्छा जी, और अगर आप किसी बेस के लिए एन फैक्टर निकालते हो भाई, उसके अंदर OH माइनस आयन के अंदर जितने भी सोल्यूशन डिसोशिएट करेगा OH माइनस आयन, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी सॉल्ट के लिए करते हो तो बड़ा ही सिंपल है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज उसके अंदर, बात खत्म, है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ गए। जैसे कि एक सोल्यूशन है भाई, मैंने इसके अंदर ले लिया NaCl। NaCl एक सॉल्ट होता है जो तुम खाते ही हो, है ना, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, क्यों, या तो पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला चार्ज इन सोल्यूशन। समझ गए इस बात को, आगे चलता हूँ यार मैं, ठीक है। ओके, चलो अब सुनो यार, एक छोटा सा नोट है, वो क्या है कि वेट बाय वेट, मोलैरिटी, पीपीएम और पीपी, ये जो चारों हैं ये होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम कह रहा हूँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एंड ये चारों होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, अब इस चीज़ को तुम याद कैसे रखोगे, बड़ा सिंपल है। देखो मैंने आपको इन सब के फॉर्मूले जैसे वो बताया, जिन जिन के फॉर्मूलों के अंदर मेरे भाई V आता है वो होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप तो बस इतनी चीज़ याद रखो, समझ गए बात को, ये था एक प्यारा सा शॉर्टकट, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ अगली, क्या एक रिलेशन बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा, वेट बाय वेट और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है, क्या, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू A इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब सुनते जाओ, इसको याद करने की ट्रिक भी है बहुत सिंपल सी यार, क्या सारा समझना, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ देखो यार, अगर मैं इसको और इसको साथ में रख लूँ तो पता क्या होगा, मॉम इक्वल्स टू बैड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि देखो यार, मॉम का मतलब तो मोलैरिटी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, बट B यहाँ पे क्या हो गया, देखो यार एक बात समझो आप कि B इज़ लाइक, मतलब B को कैसे बनाते हो, है ना, B को ऐसे बनाते हो कि आपने ऐसे करा और आपने फिर ऐसे कर दिया, है ना, सो बेसिकली इट्स लाइक 10, ठीक है। सो अपने को यहाँ पर B की जगह 10 आ जाएगा, समझ में आ रही है ना। और साथ में A और D तो है ही, कहाँ गया, A और D तो आपका है ही, समझ में आ रही है। अच्छा, A और D है क्या, D डेंसिटी है, A है हमारा वेट बाय वेट, ठीक है, और M आपका मोलैरिटी है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बारे में, बड़ा सिंपल है यार, आपको मिल जाएगा मोलैरिटी इक्वल्स टू x ऑफ सॉल्यूट अपॉन x ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि x क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन होता है, राइट, और 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल, ठीक है। अच्छा, M यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, क्लियर।
अब देखो यार बड़े एम और छोटे एम में क्या होता है, मतलब मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या होता है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू DM अपॉन 1 प्लस स्मॉल m और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1000, ठीक है। इसको तुम्हें एज इट इज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बेसिकली मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं दे पाऊंगा, जैसे मैंने आपको ये ट्रिक दी थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे D डेंसिटी है, M मोलैरिटी और स्मॉल m मोलैरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सबको फॉर्मूला आता होगा क्या कि भाई मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मोल को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, ठीक है। Na की वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, बहुत सुंदर। अच्छा परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या रहता है, बड़ा सिंपल है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम है ना इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मोलर मास। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अच्छा और इनटू 1000, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सुनते जाओ, किसी ने बोल दिया कि Na2CO3 के अंदर कितना परसेंट Na है, जरा मेरे को निकाल के बता। मैंने कहा कर देंगे यार। परसेंटेज Na इक्वल्स टू एटॉमिक मास होता है Na का 23, ठीक है। और कितने Na है मेरे भाई इसके अंदर, 2 Na है ना, तो भाई यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अच्छा और भाई अब इस पूरी की पूरी चीज़ का मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, 23 इंटू 2 प्लस C का होता है हमारा 12 और A की C तो यहाँ पे मेरा बना गया, ठीक है। और O3 का, हाँ O3 का मतलब हमारा हो गया 16 इंटू 3 है ना, इंटू 100 करोगे तो बेसिकली 43.33 आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ रही बात है, हाँ ना बोलो फटाफट से यार, ठीक है। तेज सुनिए और ज़्यादा, ठीक है। चलो अच्छा अब देखो डेंसिटी कितने टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बात समझो कि यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड और लिक्विड के लिए और यहाँ पे मैंने लिखा है गैसेस के लिए। अब समझना डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है भाई, ठीक है। मास को ग्राम में लेना है, वॉल्यूम को ml में लेना है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं आपसे बताऊँ गैस के बारे में। देखो डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, M क्या है, मोलर मास है, R क्या है 0.083 है और T क्या है, टेम्परेचर है। और किसके अंदर मेरे भाई, केल्विन के अंदर, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी तो हो गया, बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, जरा समझना। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब अच्छा बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक डेंसिटी, आई मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी में बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब सॉलिड और लिक्विड के लिए मैं आपसे पहले बात करता हूँ कि कैसे कैसे करना है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी यार। अच्छा फॉर गैसेस के लिए क्या होता है भाई, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सेकंड गैस। समझ में आती है बात, अरे भाई रिलेटिव है ना, रिलेटिव चीज़ है ना भाई, है ना, इसलिए तो हम दोनों चीज़ों को डिवाइड करते हैं, बहुत बढ़िया। M क्या है भाई, मोलर मास ऑफ गैसेस। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और होती है क्या, वेपर डेंसिटी भाई, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, सिंपल, ठीक है। चलो हमारा ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास के अंदर क्या होता है। देखो यार पहले आप बात आप समझो कि एवरेज एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स के लिए। अच्छा जैसे कि एग्जांपल के लिए Cl5 और Cl7 ये दोनों आइसोटोप हैं किसके, क्लोरीन के। हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू आइसोटोप 1 का परसेंटेज इंटू इट्स एटॉमिक वेट, है ना, प्लस आइसोटोप 2 का परसेंटेज इंटू इट्स एटॉमिक वेट और अपॉन में 100 आ जाएगा। सिंपल बात क्लियर हो रही है तो खाना बोल दो यार फटाफट से। टेस्ट तो नहीं हो रहा, चलो मैं तुम्हें पूरा का पूरा ऐसे समझाऊंगा बहुत तेज से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारे चैप्टर में ऐसे कर रहे होंगे। चलो अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भाई क्या होता है, बड़ा सिंपल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट। अच्छा जी, और सुनते जाओ भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा कुछ बात समझ में नहीं आई, एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यार तुम्हें एक ये CXHYOZ दिया हुआ है, ठीक है। C इतना है, H इतना है और O इतना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आई मीन इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 118। कैसे करेंगे, आपको पहले भाई एक टेबल बनानी है। टेबल बना लिया आपने, यहाँ पे आप लिखो एलिमेंट्स, यहाँ पे आप लिखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जितना आपने दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, और परसेंटेज अपन एटॉमिक वेट निकाल सकते हो अपने आप, है ना। और सिंपल रेशियो कैसे करेंगे समझाता हूँ, जरा समझना। CHO लिख दिया मैंने, कहा जी इसको उठा के यहाँ चेप दो, बहुत बढ़िया। अब सुनो यार, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, H का होता है 1 और O का होता है हमारा 16, है ना। आपने जब ये चीज़ निकाली तो आपके पास 3.35 और 3.3 आ गया। अच्छा अब आपको इस चीज़ को बेसिकली एक सिंपल रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे करोगे यार, जो भी छोटा होता है ना यार उससे डिवाइड कर दो। मतलब जैसे कि सुनते जाना एक मिनट के लिए, इनमें से 3.35 और 3.3 सबसे छोटा कौन है भाई, 3.3 ही है ना। तो 3.3 को 3.3 से डिवाइड कर दो। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे किया तो भाई यहाँ पे बना जाएगा। अच्छा ऐसे ही अगर आप क्या करोगे समझे जाना, 5 को 3.3 से डिवाइड करोगे आपके पास 1.5 आएगा, और 3.3 को फिर से 3.3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा अब सुनते जाना, 1, 1.5 और 1 है ना, ये डेसिमल है। तो अब आपको डेसिमल वाला चीज़ हटाना है। इसको अगर मैं बेसिकली क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है, तो क्या होगा 2, 3, 2। हाँ जी, अब देखो यार एक ये होल नंबर आ रहा है, मैंने कहा हाँ जी आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ C2H3
O2। हाँ जी, तो भाई ये मेरे पास आ गया, मैं इसको क्या बोलूँगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेरे पास सुनते जाना, मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ चुका है, बट n नहीं पता मुझे। अब n कैसे निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। यहाँ से क्या होगा, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट। हाँ जी, और भाई देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट मुझे 118 दिया हुआ है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ये मुझे दिया हुआ 118, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट आप कैसे निकाल सकते हो, अरे बड़ा आसान है मेरे दोस्त, सुनते जाना। C2 है तो 12 टू 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या पे H3 है तो यहाँ पे मेरे पास 3 into 1, और ऑक्सीजन 2 है तो बेसिकली 16 into 2, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, फिर जब निकालोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है तो भाई मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4, यहाँ से C4H6O4, बात खत्म, चेक कर लो। बात समझ में आ रही है, टेस्ट तो नहीं हो रहा यार, है ना। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, है ना, अपने को जल्दी जल्दी चीज़ें निपटानी है बिकॉज तुम्हारे पास टाइम कम है। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं यार, ये मेडिटेशन की बात करते हैं। C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। बड़ा आसान है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बट अपन कर लेंगे। सुनना क्या रहता है, अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, ठीक है, जैसे कि कॉस्मिक रेज हो गया, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, विजिबल रेज हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और रेडियो वेव्स हो गया। अच्छा, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है भाई, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। फिर से कराऊँ, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, समझ में आती है बात, हाँ ना बोलो फटाफट से, ठीक है। अच्छा, अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे ना भाई, वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाओगे भाई, वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्लियर। अच्छा जी, और अब रुक जाओ, इस विजिबल रीजन के अंदर भी ना और कलर आते हैं, कौन से वेव की ओर, है ना, वेव की ओर। तो भाई इसके अंदर भी वही होता है क्या, कि यहाँ से यहाँ आप जाओगे, वेवलेंथ बढ़ेगी और मेरे भाई फ्रीक्वेंसी कम होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर तुमको ये वाली चीज़ याद है तो ये वाली चीज़ भी इसके सिमिलर ही है, ठीक है। चलो मैं आपसे आगे बात करता हूँ। हाँ देखो भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, सुनते जाना, आसान है। क्या बोलता है, कह रहा है E इक्वल्स टू hc/λ। अब सुनो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि भाई रुको, c/λ इक्वल्स टू म्यू, है ना। तो भाई c/λ को मैंने h में लिख दिया, क्लियर। अच्छा, अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो ठीक है, E इक्वल्स टू 12400/λ। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप बेसिकली Hc को लिख सकते हो 12400, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ याद क्या रखनी है कि आपको इस लैम्डा को लिखना है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तभी ये जो एनर्जी है ये आएगी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। अच्छा जी, और अगर आपको इस एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में लेके जाना है, क्या करोगे यार, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, सिंपल, ठीक है। चलो अच्छा, ये छोटा सा एक कन्वर्जन और है, एक एक म्यू एम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12, 1 क्या बोलते हैं फेरोमीटर होता है 10⁻15। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं, बोहर थ्योरी की बात करते हैं। देखो यार, पहली बात क्या है कि बोहर थ्योरी होती है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होती है ना। यानी कि जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो भाई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हीलियम +1 है, देखो यार He का होता है एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाली, यानी कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी होगी, ऐसा करके आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे जो कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ जरा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ, कुछ फॉर्मूलेज हैं, याद रखने डायरेक्ट, ठीक है। mvr इक्वल्स टू NH/2π होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब सुनो, रेडियस इक्वल्स टू R0n²/z, है ना। आपको बोलेगा, हाँ सॉरी, आपको बोलेगा कि बेसिकली, चलो छोड़ो, आपको इतनी चीज़ें आती होंगी, हम लोग इसे फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस चलेंगे, ठीक है। R इक्वल्स टू R0n²/z, ठीक है। अब सुनो, या चलो सुनी लो, ये एटम है, ठीक है, ये आपके पास इसके शेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, हाँ जी। सो यहाँ पर अगर आपको उसका रेडियस निकालना है तो भाई क्या होता है R0n²/z, है ना। आप सुनते जाओ, मैं R0 को लिखता हूँ 0.53, ठीक है। और n और z पे क्या क्या होता है, हमारा n होता है शेल नंबर और हमारा z होता है क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, क्लियर है। अच्छा जी, अब सुनो, इसकी भाई कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक मिनट, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, कितनी वेलोसिटी घूम रहा है, उसका फॉर्मूला होता है 2.18 × 10⁻6
Z अपॉन एन। फिर से भाई Z एटॉमिक नंबर होता है और जो N होता है वो होता है शेल नंबर। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। टोटल एनर्जी होती है -13.6 Z² अपॉन n²। अच्छा, तुम्हारे पास एक बार टोटल एनर्जी आ गई है ना, तो अब मैं तुम्हें टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी जो भी आएगी उसका माइनस कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी इक्वल्स टू P/2, बात खत्म। यानी कि टोटल एनर्जी के अंदर जब तुम 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भाई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सिंपल, ठीक है। चीज़ों को डायरेक्टली याद रख सकते हो भाई, बहुत आसान है, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर यार। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो यार, एक कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन Z², ठीक है। और आपको पता है कि टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये वाली चीज़ तो आपको पता ही थी, मैंने आपको ये वाली चीज़ नहीं बताई। क्लियर, बढ़िया। अब सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 Z²। Z यहाँ पे फिर से क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर, बहुत सुंदर। एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं, 13.6 Z² तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है, 1 - 1 अपॉन n²। समझ गए बात को यार, टेस्ट तो नहीं हो रहा। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यार, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैं बात करता हूँ आपसे। ये आपके पास कुछ लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। अब हम अलग अलग लेवल को क्या क्या बोलते हैं। जब आपका शेल नंबर 1 होता है हम उसको बोलते हैं लाइमन, शेल नंबर 2 बामर, n=3 पास्टन, फिर ब्रैकेट फिर P1, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, क्या बोल रहा हूँ कि ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं इंफ्रारेड रीजन में, बामर होता है विजिबल रीजन, और लाइमन होता है यूवी रेडिएशन वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या रखना है, 1 अपॉन वेवलेंथ इक्वल्स टू RH Z², 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अच्छा, अब सुनो, पहली बात, यहाँ पे RH क्या है, ये उसकी वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है, बहुत सुंदर बात है। तो और n1 और n2 क्या है भाई, n1 वो है जो लोअर एनर्जी लेवल है और n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। बट मैं आपको यहाँ पे एक रामबाण दे रहा हूँ, क्या कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी हो तो हमेशा जानना है भाई, n1 की जगह आएगा छोटी वाली चीज़ और n2 की जगह आएगी बड़ी वाली चीज़। बड़ी वाली चीज़ मतलब, अरे भाई कहीं पे 2 और 3 लिखा हुआ है, इसमें से 2 छोटा है तो भाई n1 में आएगा, 3 बड़ा है तो इसमें आएगा, बात खत्म, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली ये चीज़ रटने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। अब देखो यार, कह रहे भाई टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी। देखो यार, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 से 1 पर आना है, ठीक है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है मैं दिखाता हूँ। एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है, मतलब बेसिकली 2 स्पेक्ट्रल लाइन आपकी हो सकती है ना। अच्छा, एक और बन सकती है, एक 2, हाँ, और एक सॉरी, एक आपको अगर 3 से 1 पे जाना है तो एक तो आप डायरेक्ट आ जाओ, दूसरा क्या 3 से 2 पे जाओ और फिर 2 से 1 पे जाओ। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी भाई, 3 बनी, है ना। तो मैं आपको इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूँ। कौन सा वाला, देखो, L = Δn अपॉन Δn + 1 अपॉन 2। जैसे कि सुनते जाना मेरा नाम से, अपने को 3 से 1 के लिए निकालना था, ठीक है। तो 3 से 1 है ना, Δn हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और Δn + 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। चेक कर लो, 2 से 2 मर गया, 3 अपना आंसर आ गया। अपना आंसर क्या आ रहा था यहाँ पे, 1 2 3। समझ पा रहे हो बातों को, तेज तो नहीं हो रहा यार, है ना। मैं वही चाहता हूँ कि तुम्हारा जो है टाइम इस टाइम बहुत प्रीशियस है, हम वेस्ट ना करें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं डी हाइपोथेसिस के बारे में। लैम्डा = h अपॉन p, p को मैं लिख सकता हूँ mv, है ना। p पे भाई क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। सो बेसिकली p मोमेंटम होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, h = 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बढ़िया, अच्छा सुनते जाओ। और m मास होता है और v हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब जरा समझो, मैं mv को लिख सकता हूँ √2m के। चेक कर लो, लैम्डा = h तो है यहाँ पर, ये देखो, है ना। बट mv को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √2m के। समझ में आ रही है बात, हाँ जी। अब देखो मैं k, अच्छा यहाँ पे k क्या है, k हमारी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। k हमारी है काइनेटिक एनर्जी, ओके। और काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज इंटू वोल्ट। क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इंटू वोल्ट, है ना। यानी कि v हमारा यहाँ पे वोल्ट हो गया, q हमारा चार्ज हो गया, बात खत्म, सिंपल। अच्छा, चीज़ों को तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है यार। आगे चलते हैं, ओके। 2πr = n लैम्डा, है ना। आपको इस चीज़ को भी एज इट इज डायरेक्टली याद रखना है। चलो अब देखो यार, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए है, ध्यान से समझना, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली लैम्डा = 12.24 अपॉन √ में √v। बहुत बढ़िया, अच्छा जी। और यहाँ पे लैम्डा = √ में 150 अपॉन v, है ना। मतलब बेसिकली 150 का जो √ आता है वो 12.24 ही आता है ना। और ये लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बड़ा ही सिंपल है, जब भी एक एनर्जी गिरती है एक मेटल एटम के ऊपर, है ना भाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कब बाहर आते हैं कब नहीं आते हैं।
और बाहर आके ये यहाँ से निकल जाते हैं, है ना। सो बेसिकली इसके अंदर 3 हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, सुनना क्या, कि ये एनर्जी इक्वल्स टू सम वर्क फंक्शन, ये होता है फाई जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल गया वो काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म। अच्छा जी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ अब देखो यार, ई को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, भाई आपने कब पढ़ाया भाई, मैं बहुत मारूंगा। ई इक्वल्स टू एच न्यू कहाँ गया, ये देखो यार, ई इक्वल्स टू एच न्यू, ई इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, समझ में आती है बात, बहुत सही। तो ई इक्वल्स टू एच न्यू लिखा मैंने। अच्छा, वर्क फंक्शन मेरे भाई क्या होता है, वर्क फंक्शन इज बेसिकली एन एनर्जी ओनली, है ना। सो बेसिकली वर्क फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ एच न्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे एच न्यू नॉट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये है एक वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन इज बेसिकली यहाँ पे जो वी नॉट होता है हमारा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की एनर्जी तुम्हारे पास आ गई, है ना, तो ही तुम्हारा ये जो मेटल है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ रही है, मतलब जैसे कि तुम्हारा जो ये वी नॉट है ना, वी नॉट है, इस मेटल का जो एनर्जी है वो है वी नॉट, ठीक है, मतलब वी नॉट की करस्पॉन्डिंग है। तो जो इसके अंदर जो एनर्जी वाली आ रही है ना, जो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने वाली है, उसका जो न्यू होना चाहिए वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये चीज़ फुलफिल करेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अरे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, है ना, ये तुमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आई नो, है ना, बट मैं आपको बेसिकली यहाँ पे फॉर्मुला रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, एच न्यू नॉट इक्वल्स टू ये हो गया, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना भाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो भाई वी मैक्सिमम कर देना है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब मैं न्यू को लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, एच न्यू नॉट को लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा नॉट, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ में आती है बात? तो आप बेसिकली बस ये और ये याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 नोट है, ध्यान समझना। क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। हो सकता है भाई तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल बता, कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल दे, काम हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई, जैसे कि यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी की अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, भाई इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप भाई उसके अंदर जो फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स वो आप बढ़ा रहे हो भाई। जब आप फोटॉन्स बढ़ाते हो मेरे भाई, तब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं इसके अंदर से, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आता है। बात क्लियर है? ये प्रोटॉन नहीं लिखा है मैंने, बोला है फोटोन। फोटोन इज व्हाट, पैकेट ऑफ एनर्जी, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। चलो ठीक है, तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। बड़ा आसान है, 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं एन, ये होता है एल, ये होता है एम और ये होता है एस, ठीक है। अब सुनना, ये बताता है अपने को, ये शेल बताता है, ऑर्बिट बताता है, या फिर एनर्जी लेवल का बताता है, ठीक है। ये बोलता है अपने को सब शेल बताता है, सब ऑर्बिटल बताता है, सब एनर्जी लेवल बताता है, ठीक है। यहाँ पे बताता है ओरिएंटेशन, कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से, मतलब कहाँ पे पड़ा हुआ है, आड़ा पड़ा है, तिरछा पड़ा है, सीधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है, ऐसा करके, ठीक है। और ये बोलता है कि भाई किस तरह से वो रोटेट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो यार, अगर आपका एन जो है वो 1 है तो आपका के होता है, 2 है तो एल होता है, 3 है तो एम होता है, 4 है तो एन होता है। अच्छा, ये क्या चल रहा है, ये है बेसिकली शेल, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका एन जो है वो 5 है तो ओ शेल में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो एल होता है वो होता है एल इक्वल टू 0 से एल इक्वल टू 0 से -1। जैसे एग्जाम्पल क्या समझो, मेरे पास लेट से एन इक्वल टू 3 है, ठीक है। सो सुनते जाओ अभी, अगर मेरे पास एन इक्वल टू 3 है तो भाई एल कहाँ से कहाँ तक होगा, एल विल बी 0, 1 एंड 2, दैट्स इट। कैसे करा मैंने, सुनते जाना, कि मैंने बेसिकली क्या करा यहाँ पर, एक तो मैंने एन को बोला 3, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है n-1, तो 3-1 इज बेसिकली 2, ये जो 2 है वही वाला 2 है, चेक कर लिया, है ना। सो 0 से n-1 तक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपका L 0 आ गया तो हम बोलेंगे S होता है, अगर आपका L 1 आ गया तो P होता है, ऐसे करते करते SPDFG, क्लियर। अच्छा, M की बात करते हैं, M होता है -L से +L, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए L इक्वल्स टू 3 आ गया है ना, तो आपको -3 -2 ऐसे करते 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 आपका आ जाएगा 3 तक। समझ में आती है बातें, है ना। अगर मैं आपको L दे दूँ तो आप बेसिकली M निकाल सकते हो खुद से, राइट, बहुत बढ़िया, सुंदर मेरे भाई। चलो अब अगली बात करते हैं S की, है ना। S हमेशा S इक्वल टू ±1/2 ही होता है, ठीक है। चलो अब C में क्या है, ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr = n/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L × L+1, वो तो रूट के अंदर आ गया, और साथ में h/2π, ठीक है। सिमिलरली देखो इसमें तो कुछ नहीं है ना, लेकिन सिमिलरली अगर मैं आपसे इस वाले की बात करूँ तो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम बोल देते हैं s × s+1, वो भी रूट के अंदर, और अपॉन में h/2π, है ना। यानी कि बेसिकली ये और ये काफ़ी हद तक सेम है, बस आप L को S से रिप्लेस कर दो, बात करता हूँ। समझ में आ रही है? एक ये याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर है, बढ़िया।
इसके अंदर देखो टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, n², ठीक है। अब अगर तुम्हें टोटल ऑर्बिटल पता लग गया तो भाई क्या तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, अरे हाँ भाई एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर n² होते हैं तो भाई 2n² हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही टोटल ऑर्बिटल इसके अंदर होते हैं 12+1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 12+1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टोटल, अब सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर s क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो s है वो s हम बोलते हैं s इक्वल्स टू, एक मिनट, ये क्या है, सो सॉरी मैं गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये हटाओ। यहाँ पर जो s है s इक्वल्स टू n/2 होता है, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लिख दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझ पाए। s हमारा n/2 होता है और n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा d क्या हमारा टोटल स्पिन, भाई टोटल स्पिन का मतलब क्या होता है, +-n/2, क्लियर है। अच्छा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपसे हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कि आपको उसने दे दिया n, है ना, कि भाई n है तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है ना, तो होता है 2s+1, और यहाँ पे s को मैं बोलता हूँ n/2, सिंपल, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, समझ लो इस बात को, ठीक है, बहुत सुंदर। आज आगे चलते हैं हम लोग, हाँ अब हम चलते हैं भाई सोल्यूशन चैप्टर पे, बड़ा सिंपल है। पहले हम पढ़ते हैं राउल्स लॉ, थोड़ा जूम करता हूँ मान लिया, देखो यार 2 केस लेंगे, केस 1 केस 2, ठीक है। केस 1 के अंदर भाई सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही मेरे भाई होंगे वॉलेटाइल, बट केस 2 के अंदर सॉलिड विल बी नॉन वॉलेटाइल एंड सॉल्वेंट विल बी वॉलेटाइल। अच्छा जी, अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं है, कर देंगे लोग सारी सारी चीज़ें। अब सुनो, पहला तो हम याद रखते हैं PT = P0A + PB, आई मीन PA + BB, ठीक है। PA को मैं बोल सकता हूँ P0AX से, PB को मैं बोल सकता हूँ P0BXB। अच्छा आपको डायरेक्टली मेरे भाई ग्राफ याद रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा अब समझते जाओ, ये तो सही है। यहाँ पर P0AX से P0B क्या है समझना, और यहाँ पे P और PB क्या है समझना। देखो यार बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। PT पहली बात क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। अच्छा PA हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, A और B है इसमें, है ना, तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। अच्छा जी, और PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, है ना, यानी कि इसका वेपर प्रेशर। बट आप सुनते जाना, P0A क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ओनली A, है ना, यानी कि अगर एक सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सिर्फ A होता तो भाई उसको मैं बोलता P0A, और भाई P0B को मैं क्या बोलता कि वेपर प्रेशर ऑफ ओनली B, यानी कि अगर यहाँ पे एक ही जगह में लिख दूँ B तभी हो जाएगा। समझ में आ रही बात है ना, आपको इन चीज़ों को डायरेक्टली याद रखना है यार, ठीक है। आगे चलते हैं केस 2 में, केस 2 की मैं बात करता हूँ। PT = P0A + PA + BB होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये जो चीज़ें नॉन वॉलेटाइल है तो भाई B को तो मैं हटा दूंगा, अरे बेटा क्यों हटा दूंगा, बिकॉज देखो यार P है क्या, P है बेसिकली हमारा वेपर प्रेशर, है ना। अब अगर भाई नॉन वॉलेटाइल है यानी कि ये खुद इवेपोरेट होना चाहती ही नहीं है, अरे भाई अगर इवेपोरेट नहीं होगी तो क्या वेपर्स खाक बनेंगे, और अगर भाई वेपर्स नहीं बनेंगे तो भाई तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। समझ पे बात को, बहुत बढ़िया। PT = PA हो जाएगा, भाई PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, P0AX से, समझ में आ रही बात है ना। अब सुनो, XA को मैं लिख सकता हूँ 1 - XB, ये भाई XA क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन है ना, इसको मैं हमेशा लिख सकता हूँ 1 - XB, क्लियर है, हाँ जी। ओके सो बेसिकली सुनते जाना मेरा आराम से, PT = P0A 1 - XB, ठीक है। अब मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई मार देता हूँ तो मेरे पास PT = P0A - P0A XB आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, यहाँ से मैं XB को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, XB = P0A - PT/P0, है ना। अब यही चीज़ जन्म देती है हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यार। XB इज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं आपको बताऊंगा, डरो नहीं, तो समझाऊंगा, ठीक है। इसका बेसिक से सब जो ग्राफ होता है वो ये होता है, सिंपल, ठीक है। अब सुनो, ओके, हाँ चलो मैं बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं होता, आपको बताओगा कि वेंटर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I = नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्डोमिनल मोलर मास, या फिर I = कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल, ओके जी। या फिर I = नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। मतलब भाई क्या, ऊपर A है नीचे B है, बात खत्म, ठीक है। तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बात तो ठीक है भैया, वो सब सही है, लेकिन अलग अलग, अबे जूम हो जा, हाँ, अलग अलग चीज़ों के लिए हम I निकालेंगे कैसे यार। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ कि हाउ विल यू एक्चुअली फाइंड I, है ना। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो I का फॉर्मूला भाई ये होता है 1 + n-1 × अल्फा। आई बताता हूँ अल्फा वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। और एसोसिएशन के लिए होता है I = 1 + 1/n-1 × अल्फा, ठीक है। अब सुनो, पहली बात क्या है कि अल्फा कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। MgCl2 है, ये हो रहा है डिसोशिएट 2 में, है ना, तभी हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, डिसोशिएट हो रहा है। अब यहाँ पे n = 3 आ जाएगा, है ना।
अल्फा तुम्हारा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, सुनते जाना, अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। यहाँ पे जो अल्फा है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, कहाँ गया ये, है ना। और जनरली तुम्हें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है ना, वो बोलते हैं कि 100% ये डिसोशिएट हो रहा है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। आप सुनो, अगर मैं तुम्हें बोला कि बेटा एन निकाल, एन बड़ा सिंपल है। एन बेसिकली क्या होता है कि आपकी कितनी चीजें निकली, यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, यानी कि एक 1 और एक 2, यानी कि 1 और 2 कितने हो गए, 3, सिंपल है। अच्छा मैं सारी चीजें मिलाता हूँ, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। हाँ जी, अब सुनो, हाँ बेटा एसोसिएशन में होते हैं, बड़ा सिंपल है। Na+Cl अगर दिया हुआ है ना, और ये एसोसिएट होकर NaCl बना दिया है ना, तो भाई यहाँ पे जो N होगा इस एसोसिएशन के केस में वो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस यूज्ड, है ना, यानी कि कितने भाई यूज हुए, 1+1 कितने हो गए, 2, सिंपल, ठीक है। समझ पाए बात को, अरे बड़ा सिंपल है यार, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, क्या है वो, कि यहाँ पे I जो है ना वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, यहाँ पर I हमेशा 1 से छोटा होगा, और अगर कोई भी एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो भाई I हमारा 1 के बराबर ही हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सी बात, ठीक है, समझ गए यार, आई होप। आगे चलते हैं, ठीक, चलो। अच्छा अब देखो यार, मैं आपको डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बताई हुई है, देखो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टे अपॉन पी नॉट ए, चेक कर लो, यहाँ पे लिखा है पी नॉट ए माइनस पी टे अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। अब जरा समझो, मैंने यहाँ पे आगे लगा दिया है एक आई क्या होता है भाई वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। आपको हमेशा जब भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल करना है, हमेशा ही इस फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है। अच्छा, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो यार, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस वाले को याद रखना, सिंपल, ठीक है। चलो अच्छा जी, ठीक है, मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ चलो आगे मैं बात करता हूँ आपसे। देखो यार, ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला क्या रखना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डायरेक्ट सवाल आता है, ध्यान समझना, ठीक है। डेल्टा टी बी को मैं लिख सकता हूँ टी बी माइनस टी नॉट बी, और आई के बी एम तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, ठीक। अच्छा एम क्या है, मतलब स्मॉल एम क्या है, मोलैरिटी यहाँ पे, और के बी क्या है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का दिया होता है, बढ़िया। चलो डीएफएफ क्या होता है, आई मीन डीएफपी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम, है ना, यानी कि बेसिकली ये और ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा एक जैसा है, ठीक है। चलो वो बढ़िया, सुंदर सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। अब सुनो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जबकि यहाँ पर मेरे भाई नॉट बाद में था, लेकिन यहाँ पर नॉट पहले आ गया, चेक कर लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है ना। आई इंटू के एफ इंटू एम, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूट। एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ, के एफ क्या है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। आप सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई एम आर टी, है ना। यहाँ पे एम क्या होता है, मोलैरिटी, आर होता है 1/12, ठीक है। और रुक जाओ, टी तुम्हारा होता है एक मिनट, टेम्परेचर होता है, हाँ ठीक है। और पाई तुम्हारा होता है प्रेशर, ठीक है, जो कि होता है एटीएम के अंदर, सिंपल। अच्छा, ये टेम्परेचर किसके अंदर होता है, के, ठीक है। आप सुनो, जैसे कि अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट और है समझना, कि दो सोल्यूशन है, मैंने कहा ठीक है यार, अगर ये दोनों आपस में आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो पाई है वो सेम है। अच्छा, अगर वन इज हाइपरटोनिक तो इसका मतलब क्या है कि हाइपर है ना, वन अगर हाइपर है तो उसका जो पाई है वो 2 से ज़्यादा होगा, या फिर वैसे बोल दो कि जो पाई आई मीन जो 2 है वो हाइपोटोनिक है। भाई हाइपोटोनिक मतलब कम, देखो पाई 2 यहाँ पे हाइपोटोनिक है, यहाँ पे मेरे भाई हाइपोटोनिक है, समझ में आती है बात है, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि वन इज हाइपोटोनिक, अगर वन हाइपोटोनिक है तो भाई वन का पाई खत्म होगा, आई मीन कम होगा, क्लियर, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ, सोल्यूशन हमारा हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है, सुनना। पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, क्या कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। थोड़ा सा जूम करूँ तुम्हारे लिए, रुक जाओ, हाँ आप सही है, अरे दिख रहा है ना आप तो, है ना। आप सुनो, ई आर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब जब भी तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का दिया होगा ना मेरे भाई, तुम्हें यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, आना, है ना। जैसे कि सुनना, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करो, है ना। ओ सॉरी इसको और इसको, यानी कि पहले वालों को आप ऐड करो और फिर बाद वाले को जोड़ दो, है ना। यानी कि क्या हुआ हमारा यहाँ पे Zn, अबे भाई Zn प्लस Cu2 प्लस आ गया यहाँ पे, Zn2 प्लस Cu आ गया हमारा यहाँ पे,
क्लियर है? अच्छा जी, फिर आप बाद में वो कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा अब सुनते जाओ, एन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो यार, इसके अंदर भी और इवन इसके अंदर भी, देखो यार आप एक बात समझो कि 2+ है यहाँ पे, है ना, यानी कि 2+ आया, इसका मतलब क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, बात खत्म। अब जितना चार्ज होता है भाई उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे बात को, ठीक है। चलो मैं आपसे अगली बात करता हूँ। एफ है हमारा 96500C, ठीक है। आर हमारा यहाँ पे, अच्छा आर मैंने बताया नहीं आपको, सुनो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्लियर। अच्छा जी अब सुनते जाओ, एफ हमारा मैंने आपको बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है। आर हमारा होता है 2 कैलोरीज या फिर 25/3 जूल, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और ओके हाँ, ये मतलब बेसिकली आर इक्वल टू 8.314 जूल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। आपको ये एक रिएक्शन दी हुई है, मैंने कहा दी हुई है, कैसे निकालोगे इसके लिए, ई सेल, है ना। ई सेल इज बेसिकली ई एम एफ सेल, ई एम एफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06/n लॉग ऑफ। अब सुनो लॉग ऑफ के अंदर क्या है, समझे जाना, अबे यार ये बैक नहीं होता दोस्त। अब सुनो लॉग के अंदर आपको क्या करना है, जो भी एक्वस वाला है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ठीक है, और उसके जो आगे जेड है उसको पावर में चढ़ा दो। और अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भाई साहब जो भी एक्वस वाला है आप उसको कॉन्सेंट्रेशन में ले लो और आगे एक्स लिखा है तो ऊपर एक्स डालो। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, समझे जाना, ये है भाई गैसियस फॉर्म में, कहाँ लिखा है बेटा, गैसियस फॉर्म में, है ना। तो भाई बी का होगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और भाई आगे क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, आगे वाई लिखा हुआ है तो ऊपर वाई चढ़ा दो, सिंपल। ये आपको याद रखना है, कैसे करना है समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्स ए और वाई बी के अंदर अगर इक्विलिब्रियम चल रहा है ना, और ई नॉट ई सेल ऑफ ई ऑफ सेल इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो बेसिकली एक मिनट यार, हाँ तो क्या होगा कि बेसिकली भाई ये तो 0 है, हाँ जी, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0.06/n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, बात खत्म। यानी कि बेसिकली इस चीज के अंदर आप डाल दोगे के इक्विलिब्रियम, बात खत्म यार, बात समझ में आ रही है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर चीजें आई हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए इंडल्ज करी हैं। क्लियर हो रही है बातें, हाँ ना बोलो फटाफट से, अरे मेरे प्यारे दोस्त समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार यहाँ से इतने सवाल आते हैं ना, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ से इतने सारे सवाल आते हैं, मैं क्या बताऊँ, हर सवाल आता है। सुनो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तुम्हारी रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है यार, समझ गए। ये आता है ओम में, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, और जी इक्वल्स टू ए अपॉन रो एल होता है। अरे कुछ नहीं करना यार, तुम्हें ये वाली चीज़ याद है, हाँ जी। तो एक मिनट यार, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तुम्हें भाई ये मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ k इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि और यहाँ पे k को क्या बोलता हूँ, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टिविटी होता है वैसे कंडक्टिविटी होता है, बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा तो मैं रो को हटा के यहाँ पे k लगा रहा हूँ, KA/L, ठीक है, सिंपल। क्या हमें ये चीज़ें रटनी है, अरे भाई बिल्कुल नहीं रटनी, बस इसको याद करके जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, क्लियर है। चलो k इक्वल्स टू GL/N है, ये क्या है भैया, अरे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे होता है, देखो रो इक्वल्स टू क्या होगा, R/L होगा ना, R/L होगा, है ना, R/L होगा। उसी तरह से तुम्हारा k होगा GL/A, है ना। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, ये हमारा हुआ। अब इसका करो रेसिप्रोकल, यानी कि L/RA, ठीक है। तुम्हारा भाई ये हो जाएगा 1/ रेजिस्टिविटी, राइट। अब 1/ रेजिस्टिविटी क्या होता है, K, ठीक है, और 1/R क्या होता है, G। तो बेसिकली मैं लिख दूंगा यहाँ पे GL/A इक्वल्स टू 1/ रेजिस्टिविटी को मैं क्या लिख दूँ, K। तो ये देखो चेक कर लो, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, क्लियर है। आपको एट द एंड चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब सुनो, या तो वैसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, बात एक ही है, ठीक है। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी अब देखो यार बात करते हैं, सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट कुछ नहीं होता, हम इसको G स्टार से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं।
सेल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू L अपॉन A और इसका होता है सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन M। यहाँ पे M क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन N, ठीक है। और बढ़िया। अच्छा अब यहाँ से अगर मैं दोनों को कंपेयर कराऊँ तो भाई क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन N, ठीक है। समझ गए हो इस बात को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक छोटी सी बात और कि अगर ना, एक मिनट यार, क्या, हाँ, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं तुम्हारा डाइल्यूशन कर दूं ना, सो अगर मैंने पानी डाल दिया तो भाई K की वैल्यू कम हो जाएगी यार, ठीक है। बस इतना सा आपको चीज़ें याद रखनी है, जितनी भी चीज़ें आपको याद रखनी है मैंने आपको बता दी हैं आज के सेशन में, ठीक है। आप सुनते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर समझना। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करते हैं, पहले रेट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन देखो यार, अगर आपके पास ये एक रिएक्शन दी हुई है, मैंने कहा दी हुई है, रेट कैसे लिखोगे, बड़ा सिंपल है, क्या होता है समझना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और आगे उसका कोएफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे निकालना है मेरे भाई, मुझे निकालना है, एक मिनट दो, हाँ, मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, है ना। तो मैं ए कैसे निकालूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम आ गया, और आगे बेटा कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ मैंने कोएफिशिएंट लिखा, यानी कि आगे कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, ठीक है। अब सुनते जाना, मैं LHS का अगर रेट निकाल रहा हूँ तो हमेशा लगाऊंगा माइनस, अगर RHS का रेट निकाल रहा हूँ तो हमेशा लगाऊंगा प्लस। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा आप ना C का रेट निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, चेंज इन C अपॉन चेंज इन T, आगे जो कोएफिशिएंट Z है वो आ जाएगा आगे, और ये है RHS में मतलब प्लस, चेक कर लो, ठीक है। ऐसे B का निकालोगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, D का निकालोगे प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी चीज़ें आती होंगी। इंस्टेंटेनियस रेट कुछ नहीं होता भाई, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। जैसे अब डेल्टा है, जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ तुम्हें क्या लगाना है, टी लगा दो, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें नहीं समझना, मतलब ये बेसिकली बड़ा सिंपल है, देख लो, कोई बात नहीं। देखो यार बड़ा सिंपल है, जब भी तुमसे पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, कुछ भी नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम इसकी तरह लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि तुम यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाते थे, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के अंदर आप कोएफिशिएंट नहीं लगाते हो। देखो समझ में आ रही है, बात खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर सा है। आगे बात करते हैं रेट लॉ। देखो यार बड़ा सिंपल है, तुम्हें एक रेट रिएक्शन एक रिएक्शन दी हुई है, रेट लॉ क्या बोलता है, आर ओ आर इक्वल टू के, इसका पावर कुछ ए होगा और इस वाले का पावर कुछ बी होगा। अभी अपने को नहीं पता है कि भाई ए और बी क्या है, ठीक है। अब सुनना, ए और बी को मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके जी। अब सुनना, ए और बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, भाई के हमारा क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा अब अगर मैं समझा ना, अगर मैं ए और बी को मिला दूं और मैं उसको बोलूँ एन, तो भाई एन हमारा हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है, ओके ये हो गया, हाँ। अब देखो नोट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है किसी एक बड़ी रिएक्शन का, ठीक है, तो हाँ, तो A इक्वल्स टू एक्स और B इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, यानी कि क्या, A इक्वल्स टू एक्स और B इक्वल्स टू वाई। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है मेरे भाई, कि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरे भाई ये एक है, या तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तब तुरंत भाई रेट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, क्या लिख दिया, A को लिखो, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे X लिखा हुआ है ना, तो A की जगह तुम X मार दो, बात खत्म। अगर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है तो, है ना, ऐसे ही B को लिखो यहाँ पर, है ना, Y आगे मार दो, यहाँ B की जगह Y आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलो वेरी गुड, ओके ओके ओके। हाँ अब देखो यार ऑर्डर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझ लो क्या कि ओके है हमारा। हाँ अब देखो समझना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0, क्यों बेटा, क्योंकि मेरे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना भाई, बहुत सिंपल है ना। इसकी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे ए क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रुक जो बताता हूँ, और ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक सवाल लेते हैं, ए से भी तुम्हारा रिएक्शन जा रहा है, ए पहले तुम्हारा 100 ग्राम है और जो बी है स्टार्टिंग में 0 ग्राम है, ठीक है। अब रिएक्शन आगे बढ़ा, है ना, और ए रह गया 40 ग्राम और बी 60 ग्राम बन गया, और कितनी देर बाद हुआ ये सब, 10 मिनट बाद हुआ, ठीक है। अब जरा समझना, ए यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 40, ओके। ए नॉट हमारा क्या होगा, सॉरी, ए नॉट हमारा क्या होगा 100,
माइनस के इंटू टाइम कितना है 10 मिनट, आई मीन यहाँ पे आ जाएगा 10। समझ पे बात को? अरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अच्छा अब सुनो यार, यहाँ पे हम लोग उसका बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ हम बोलते हैं टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट क्या है, फिर से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टोटल लाइफ टाइम ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट बाई के, सिंपल है, ठीक है। और देखो तुम्हें नीचे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसको तुम देख सकते हो, याद रखना है बड़ा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो जाके मेरी रिवीजन को रट सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है चीज़ों को, है ना। बस अभी हम कर रहे हैं फॉर्मूला रिवीजन, है ना। चलो इसके अंदर ये ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हो गया, मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1, सिंपल। अब जो गया इसका जो आपको चीज़ याद रखनी है वो क्या है, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। क्या बोल रहा हूँ, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब सुनो, एल एन को मैं जब लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो भाई मुझे कुछ ऐसा दिखता है ना। और आप कैसे इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपने लॉन्ग में मतलब कन्वर्ट करा, कुछ नहीं है, देखो E इक्वल्स टू 10 into 2.303। आप बस इतना याद रखो क्या, कि अगर आपको कभी भी E से बेस 10 में जाना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। आप जब यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारा, ठीक है। अच्छा देखो, जब आप यहाँ पर करोगे 2.303, हर जगह कर दो 2.303, 2.303 है ना, ये हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, हाँ जी। अब मेरे को log 10 में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 2.303 से, है ना। सो बेसिकली जब मेरे पास आएगा ये सब, सो ये वाली चीज़ मेरे को आ जाएगी मेरे, ठीक है। अच्छा आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये याद रखो और ये बातें याद रखो, ठीक है। अब जाओ यहाँ से, जब मैंने के निकाला तो मेरे पास भाई के का वैल्यू आ गया, ये इसको याद रखना है, ठीक है। चलो इसका टी हाफ होता है ln2 अपॉन के, ठीक है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक। और अब समझो टी 75% होता है 2 टी हाफ के बराबर। अगर आप टी हाफ निकालना जानते हो तो क्या आप टी 70% निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। टी 90% होता है 3.3 टी हाफ, टी 99% होता है 6.66 टी हाफ, और टी 99.9% होता है 10 टी हाफ, सिंपल। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्यों भाई, ये हम इससे बनाते हैं इन प्यारे प्यारे ग्राफ्स को, ठीक है। अब आप इन ग्राफ्स को अपने आप देख सकते हो, मैं तुम्हें जब नोट्स दूंगा अपने आप तुम उसको चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ओके हाँ, अब जो यार एक एन ऑर्डर रिएक्शन होता है, पहली बात ये जो एन है ये 2 हो सकता है, फिर 2 से बड़े वाले में चलेगा, 0 1 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। एक जनरलाइज फॉर्म दे रहा हूँ, रेट इक्वल टू के ए की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 ऐसा करके जो भी डालना डाल सकते हो, और उसका जो के का वैल्यू होगा वो ये होगा 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू टी, 1 अपॉन ए माइनस एन की पावर, आई मीन ए की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर एन माइनस 1, सिंपल, ठीक है। चलो ओके ओके ओके, हाँ अब सुनना यार, देखो आपको ना कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि जब आप जैसे कि आप ऑर्डर निकालते हो ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं ऑर्डर निकालने के। एक मेथड ये भी है, क्या, हाफ लाइफ मेथड। इसको ध्यान से समझ लो। अगर आपको किसी चीज़ की हाफ लाइफ दी हुई है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि बेटा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कैसे निकालोगे बताता हूँ। दोनों की हाफ लाइफ को डिवाइड कर दो, और ए और A2 को डिवाइड जब करोगे तो 1 माइनस एन आएगा। अगर आपने इस चीज़ को याद कर लिया तो आप बहुत ही इजीली निकाल पाओगे कि टी हाफ कितना है किसी की अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, एन इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ गए बात को, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम सवाल यहाँ से आते हैं, सुनते जाना, बहुत आते हैं यहाँ से सवाल, समझना। RNA इक्वेशन इक्वल्स टू के ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है, ए क्या है, RNA कॉन्स्टेंट है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और आर तुम्हारा हो गया 8.3 और तुम्हारा टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। इस चीज़ को मैं इस स्टाइल से लिख सकता हूँ, कैसे, हर जगह तुम लॉग ले लोगे, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप जा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या, कि जब आप ई इक्वल्स टू 10 इंटू 2.303 याद कर लेते हो, है ना, तो आप बेसिकली यहाँ से यहाँ जा सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। आप ई को लिख दो log 10 इंटू 2.303, है ना। मैंने आपको पहले जो पढ़ा रहा था मैं आपको समझा दिया उसमें कि कैसे कैसे आपको करना है। बाकी इस टाइम अगर आप सोच रहे हो कि आपको समझ में आ जाएगा तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये वाला भी याद रखना है। ये वाला कौन सा है ज़रा समझना, कुछ नहीं करना आपको। log K2/K1, जैसे यहाँ पे log K था ना, वैसे यहाँ पे log K2/K1 ई ए अपॉन 2.303 आर,
है ना, T2 माइनस T1 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है, यहाँ आई मीन T1 इंटू T2, ठीक है। अब समझो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं इस वाले से, तो इसको अच्छे से रट के जाना, समझ गए बात को, है ना। चलो अब आपको कराता हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है और ये है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ग्राफ तो ये होता है, बट आपको रटना क्या है, सुनते जाओ कि डेल्टा एच इक्वल टू ईपी माइनस ईआर। ईपी क्या है प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, और ईआर क्या है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल, ठीक है। अच्छा ईपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ऑफ बी, ईआर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ऑफ एफ। क्या मुझे इसे याद करना है? अरे नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक बार इसको मेरे रिवीजन वीडियो से देख लेना, तुम्हारा काम बच जाएगा, समझ गए इस बात को, है ना। मैं यार देखो तुम्हें चाहूँ ना तुम्हें अभी तुम्हें समझा सकता हूँ, बट वही बात है कि ये फॉर्मूला रिवीजन है यार, है ना, इसमें तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलो अब सुनो, अच्छा यहाँ पे छोटी बात और, ये ETH क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। चलो ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता भाई, देखो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे EP माइनस CR है, यहाँ पे ER माइनस EP है, बात खत्म। अच्छा जी ER को मैं कह सकता हूँ EA ऑफ F, ठीक है, और EP को मैं क्या कह सकता हूँ EA ऑफ B, बात खत्म, ठीक है। आपको बेसिकली डेल्टा एच इक्वल टू ER माइनस EP यहाँ पे होता है, याद रखना है, और यहाँ पे क्या याद रखना है, डेल्टा एच इक्वल टू EP माइनस ER, ठीक है, बात खत्म, ओके एंड यस, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको 5 चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करा दिया। अब जो क्या सुनो थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, भाई ये 3 चैप्टर आयनो रह गए हैं, और मेरे पास इनके नोट्स नहीं थे, वरना मैं तुम्हें अभी ही करा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास आई थिंक कल तक मैं इसके नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कल इस चीज़ को लेकर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तुम लोग पढ़ते रहना यार, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।